हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक और आपकी पढ़ाई भी एकदम जोरों शोरों से चल रही है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस कंप्लीट स्ट्रेटजी अबाउट हाउ टू अटेम्प्ट योर इलेक्टिव पेपर, दैट इज ओपन बुक पेपर। अब ये इलेक्टिव पेपर में है ना, मेरे साथ एक अच्छी स्टोरी बन गई थी। मैंने 2 इलेक्टिव्स के लिए प्रिपेयर किया था और फिर मैंने इंटरनेशनल टैक्स के लिए अपीयर किया। अब ये 2 इलेक्टिव्स कैसे आए, क्यों आए, ये क्या स्टोरी है, ये मैं आपको ये वीडियो के एंड में बताऊंगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इलेक्टिव पेपर अपीयर करते वक्त आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है और फिर कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स है जो एकदम इंपॉर्टेंट है। ओपन बुक एग्जाम है, इसलिए इसको हमें एक अलग तरीके से टैकल करना होता है। तो ये वीडियो अच्छे से देखना। हम पहले पॉइंट्स टू रिमेंबर डिस्कस करते हैं और उसके बाद पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है, इट इज एन ओपन बुक एग्जाम, हेंस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मस्ट, नो नीड टू बाय हार्ट थिंग्स। ये एक ही ऐसा पेपर है जब आपको चीजें बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होना जरूरी है क्योंकि ओपन बुक पेपर यूजुअली लेंदी होता है। आपको हर चीज देख के लिखने का टाइम इतना नहीं रहेगा, इसीलिए ये दूसरा पॉइंट जरूरी है। क्या? यू मस्ट नो योर स्टडी मटेरियल वेल, विच कॉन्सेप्ट इज इन विच पार्ट ऑफ द बुक एक्सेट्रा। आपको जो आप रिसोर्सेज लेके जाने वाले हो, जो स्टडी मटेरियल है, जो टेक्स्ट बुक्स है जो आप लेके जाने वाले हो, स्टडी मटेरियल पूरा, उसमें कौन से कॉन्सेप्ट कहां पर है, ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पूरा स्टडी मटेरियल आपको अच्छे से डाइजेस्ट हुआ होना चाहिए, उसके बाद ही उसे लेकर जाना। कोई भी नई बुक उठा के लेके मत जाना क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलेगा नई बुकों में से चीज ढूंढने का। ठीक है। नेक्स्ट, practice maximum case studies possible and try to write concepts which are covered in it on the top so it is easy to find when needed। जितनी केस स्टडीज आप प्रैक्टिस कर सको ना उतनी केस स्टडीज प्रैक्टिस करो, बिकॉज दैट विल हेल्प यू अपियरिंग इन द एग्जाम। और दूसरा, केस स्टडी में कोई पर्टिकुलर 3-4 कॉन्सेप्ट्स या फिर 3-4 टॉपिक्स कवर्ड है। मैंने इंटरनेशनल टैक्स लिया था तो वहां पे कोई टैक्सेशन के लॉस कवर्ड है, या फिर कोई सम पर्टिकुलर डीटीडब्ल्यू के ऊपर है, या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर है। ट्रांसफर प्राइसिंग में भी कौन से सेक्शन या फिर कौन से कॉन्सेप्ट्स उसमें कवर्ड है, तो मैं क्या करता था, वो टॉप पे लिख लेता था। आप अगर इकोनॉमिक लॉ के लिए अपेयर कर रहे हो तो समझो रेरा का कोई क्वेश्चन है या फिर फेमा का कोई क्वेश्चन है, तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर प्रोविजन वहां पे अप्लाई हुए, तो वो कौन सा प्रोविजन अप्लाई हुआ है ना, वो टॉप पे लिख दो। और बाकी कोई भी इलेक्टिव आपने लिया हो, जीएफआरएस हो या फिर कैपिटल मार्केट्स हो, तो उसके जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो केस स्टडी के टॉप में लिख दो। तो जब भी एग्जाम में शायद वो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई केस स्टडी आता है, तो अगर आप टॉप में देखते हो तो आपको पता है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड ये केस स्टडी था, तो आप तुरंत वो केस स्टडी देख सकते हो। अगर कुछ रिलेटेड आपको वहां से मिलता है तो आप लिख सकते हो। इसीलिए केस स्टडी जब भी प्रैक्टिस करते हो तो टॉप पर आप लिख देना कि उसमें कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव अ डिटेल्ड इंडेक्स फॉर स्टडी मटेरियल एंड केस स्टडी बुकलेट। इलेक्टिव पेपर में इंडेक्स होना एकदम जरूरी है। आई नो आपका माइंड सुपर कंप्यूटर है, सब चीजें याद रख रहा है, लेकिन ये रिस्क मत लेना। इंडेक्स आपको लेकर जाना है। आपके स्टडी मटेरियल जो है, जो टेक्स्ट बुक्स है, उसका एक अलग इंडेक्स होना चाहिए, और जो आपकी केस स्टडी बुकलेट है उसका भी एक अलग इंडेक्स होना चाहिए कि भाई ये केस स्टडी में ये कॉन्सेप्ट्स कवर्ड है। इससे क्या होगा, एग्जाम में अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको सीधा जंप करना हो तो वो इंडेक्स हेल्प करेगा। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है जिन्होंने इंडेक्स बनाए हुए हैं, तो आप उनका ले सकते हो। अगर आपने खुद कोई इंडेक्स प्रिपेयर किया तो आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन ऐसे मत सोचना कि आईसीआई ने स्टडी मटेरियल में तो चैप्टर का इंडेक्स दिया है ना, वही मैं यूज करूंगा। नहीं, आपके इंडेक्स में पेज नंबर के साथ वो कॉन्सेप्ट लिंक होना चाहिए। तो ऐसा डिटेल्ड इंडेक्स लेके जाना, इट विल हेल्प यू, बिकॉज टाइम कम रहता है तो आंसर्स ढूंढने में इंडेक्स बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, रीड क्वेश्चन केयरफुली बिफोर स्टार्टिंग द आंसर। केस स्टडी माइट लुक सिमिलर बट दे वुड हैव आस्क्ड समथिंग डिफरेंट। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई केस स्टडी देखा और एज इट इज एग्जाम में आ गया, लेकिन क्वेश्चन ढंग से अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो लोग कई बार फैक्ट्स चेंज कर देते हैं जिसकी वजह से पूरा आंसर चेंज हो जाता है। क्या रिक्वायर्ड है ना वो चेंज कर देते। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। आपको लगे क्वेश्चन सिमिलर है ना, फिर भी पूरा एंड टू एंड पढ़ लेना, उसके बाद ही अपियर करना। अवॉइड रीडिंग फ्रॉम ग्रेटर नंबर ऑफ रिसोर्सेज। ट्राई एंड कीप योर मटेरियल साइज एंड नंबर ऑफ बुक्स एज लो एज पॉसिबल। इतना ज्यादा मटेरियल में से मत पढ़ना। जितने लिमिटेड बुक से आप पढ़ते हो ना उतने ही बुक से पढ़ना। ओपन बुक है इसका मतलब ये नहीं जो मिला उसे लेकर जाओ, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है। ट्राई करो आपके जितने रिसोर्सेज है ना वो कम रखो। इंटरनेशनल टैक्स के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो शायद आपके बहुत सारे बुक्स हो गए, लेकिन बाकी जो इलेक्टिव्स है, समझो कैपिटल मार्केट्स हो गया या फिर इकोनॉमिक लॉ हो गया, तो ये सारी चीजें में अगर आपके टेक्स्ट बुक्स कम है तो टेंशन मत लो। जितना आपको रिलेवेंट लगता है ना उतना ही एग्जाम में लेकर जाना। आपने जितने में से पढ़ा है ना वही आप एग्जाम में खोल के देख पाने वाले हो, तो वही चीजें में से आप पेपर अपियर करने वाले हो। इसलिए कोई बंदा अगर पूरा बड़ा कैरी बैग लाता है बुक्स का तो डर मत जाना। आप जितना लेके गए उतना ही रिलेवेंट है, और ट्राई करो जितना कम बुक्स लेके जा सको उतना लेके जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कुछ घर पे छोड़ के जाना, आपको जितना रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट लगता है उतना लेकर जाना। टेंशन मत लेना, ठीक है, लेकर जाना, बट ट्राई टू कीप योर नंबर एज लो एज पॉसिबल। नेक्स्ट, आफ्टर एससीएमपी पेपर
if you wish to do DT in your 1.5 day preparation leave of elective, then studying DT for 4-5 hours is fine, but not more than that. डोंट टेक ओपन बुक एग्जाम लाइटली। अगर आपको डीटी पढ़ना है एससीएमपी के बाद, पढ़ो, नो इश्यूज, मैंने भी पढ़ा था, लेकिन 4 to 5 आवर्स 6 आवर्स ठीक है। आप अगर रात को पढ़ते हो तो एग्जाम से आके वो दिन पूरा डीटी कर लो। आप अगर एग्जाम से आके पढ़ाई नहीं करते हो, आप सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हो, तो 4 बजे से समझो ब्रेकफास्ट तक आपके 9 बजे या 10 बजे तक, या फिर मैक्सिमम 11-12 बजे तक आप डीटी कर लो। उसके बाद डीटी छोड़कर आपको इलेक्टिव पर फोकस करना है। इलेक्टिव को अच्छे खासे 18-20 आवर्स आपको देने हैं मिनिमम। इसे लाइटली मत लेना। ओपन बुक है, स्कोरिंग है, इसमें अगर आपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए ना, देन यू आर डन। दिस इज अ मेक और ब्रेक वाला थिंग, इसीलिए इलेक्टिव को लाइटली मत लेना। थोड़े टाइम के लिए डीटी करो, इट्स फाइन, लेकिन फिर आपको वापस इलेक्टिव स्टार्ट अच्छे से करना है। इट इज अ स्कोरिंग पेपर, सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम इट। ये स्कोरिंग पेपर है, ओपन बुक है, पहला ऐसा पेपर है जहां पे कॉपी करने पर हमें कुछ भी फाइन या पेनल्टी या फिर कोई पनिशमेंट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग पेपर है, तो अच्छे से इससे बेनिफिट लेना है इसका। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड रिसोर्सेज दैट यू नीड टू कैरी विथ यू इन द एग्जाम, चेक इट बिफोर लिविंग योर होम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एग्जाम के दिन भी आप सुबह पढ़ते हो बुक्स में से, तो आपका अभी से एक लिस्ट रेडी होना चाहिए कि ये सारी बुक्स मुझे लेके जानी है। और जब भी एग्जामिनेशन हॉल के लिए निकलते हो तो चेक करना कि ये सारी बुक्स आपने ली है ना। वहां जाके पता चला आप एक बुक भूल गए और उसी में से क्वेश्चन आ गया, क्या फायदा। इसीलिए ये लिस्ट एकदम इंपॉर्टेंट है। लिस्ट के साथ मैच करके अपनी बैग चेक करके फिर घर से निकलना, ठीक है। लिस्ट होना जरूरी है। मैं फिर से बोल रहा हूं, माइंड आपका सुपर कंप्यूटर है, लेकिन ये चीजें आपको करनी है। भले आपको याद है कि भाई ये सब मुझे लेके जाना है, टेबल पे जितना पड़ा है मैं सब लेके जाएगा, लेकिन एक लिस्ट होना जरूरी है। और वो लिस्ट से क्रॉस चेक करके फिर ही घर से निकलना, कुछ भी हमें भूलना नहीं है एग्जाम में। लास्ट, डोंट एक्सपेक्ट दैट यू विल गेट आंसर्स डायरेक्टली फ्रॉम द बुक। ICI would surely combine concepts, interlink provisions so you must have an understanding of subject and chapter। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओपन बुक एग्जाम में आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाएंगे, तो आप सीए एग्जाम अपियर कर रहे हो। इट इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे बहुत इंटेलिजेंट ब्रेन्स है जो पेपर बना रहे हैं, तो वो सीधा सीधा तो आपको देंगे नहीं। वो लोग श्योरली कॉन्सेप्ट्स इंटरलिंक करेंगे, प्रोविजंस को कंबाइन करेंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, डायरेक्टली आंसर्स आपको नहीं मिलने वाले। शायद 20-30% आंसर्स डायरेक्टली मिल जाए, लेकिन बाकी सब तो इंटरलिंकेज है, तो आपको दिमाग भी वहां पे यूज करना है। तो ये सारे पॉइंट्स टू रिमेंबर थे। अभी हम देख लेते कुछ पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स। सबसे पहला है, रीड एंड एनालाइज एंटायर पेपर इन 15 मिनट्स। सिलेक्ट द बेस्ट केस स्टडी यू वांट टू अटेम्प्ट। 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज करना। शायद केस स्टडी बड़े हो तो 20-25 मिनट्स भी अगर आप रीडिंग टाइम ले लेते हो एक बार, तो ये पेपर के लिए चलेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास 4 आवर्स है, ठीक है। चलिए, स्टार्ट विद द क्वेश्चन यू नो द बेस्ट। एमसीक्यूज आल्सो नीड टू बी सॉल्व पैरेलली। क्यों? क्योंकि इसमें केस स्टडी होता है और वो केस स्टडी से रिलेटेड ही एमसीक्यू होता है। अभी बेस्ट केस स्टडी कौन सा है जो हमें अटेम्प्ट करना है, वो हम कैसे पता करें सर? तो ये थर्ड पॉइंट मैंने यहां पे दिया है। बिफोर रीडिंग द केस स्टडी, फर्स्ट रीड व्हाट इज आस्क्ड, ऑल्सो रीड एमसीक्यू क्वेश्चंस फर्स्ट। ये एक ही पेपर है जिसमें आप रिक्वायर्ड क्या है ना वो पहले पढ़ लो, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस क्या है ना वो पहले पढ़ लो। पहले पूरे क्वेश्चंस पढ़ लो कि भाई हमें एग्जैक्टली पूछा क्या है, फिर जाके केस स्टडी पढ़ो। तो जब भी आप वो बड़ा केस स्टडी पढ़ रहे हो ना, तो आपको एटलीस्ट पता होगा कि ये चीजें पूछी है, तो ये पैराग्राफ्स काम के और ये पैराग्राफ्स फालतू है। इसलिए पहले व्हाट इज आस्क्ड पढ़ लो, एमसीक्यूज देख लो। एमसीक्यूज अगर आपको इजी लग रहा है कि नहीं ये स्कोरिंग है, ये केस स्टडी के 10 मार्क के एमसीक्यूज मुझे एज इट इज आते हैं, तो ट्राई एंड अटेम्प्ट दैट केस स्टडी। और क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे, तो आप जब केस स्टडी रीड करते हो ना, तो अच्छे से वो लिंकेज होगा। इसलिए पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर केस स्टडी पढ़ो। नेक्स्ट, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वर्ड्स, पॉइंट्स एंड प्रोविजंस इन थियरी क्वेश्चन। आप कोई भी कॉन्सेप्ट या थियरी लिख रहे हो ओपन बुक में, तो अच्छे से अंडरलाइन करके लिखना। बॉक्स द फाइनल आंसर इन केस ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपने कोई सॉल्व किया, इंटरनेशनल टैक्स, जीएफआरएस, ये सारे में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो गए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है, तो फाइनल आंसर उसको अच्छे से बॉक्स करना। Manage time well. 1 hour for one case study. You need to be quick from the start. You need to give only 1 hour to one case study. ओपन बुक एग्जाम लगता है ओपन बुक, लेकिन पेपर लेंदी होता है। मेरे केस में मैं बताता हूं, पहले 2 जो केस स्टडीज मैंने अपियर किया ना, फर्स्ट 2 आवर्स, वो मैंने अच्छे से बुक में से कॉपी करके लिखा, मतलब बुक खोलो लिखो, बुक खोलो लिखो। लेकिन बाकी के जो केस स्टडी थे ना, उसमें 50% कॉन्सेप्ट्स ऐसे थे, तो मैं ऐसे ही लिख रहा था, बेटा बुक खोले। क्यों? क्योंकि टाइम कम था। आई वॉज फास्ट फ्रॉम द क्विक, स्टिल पेपर इतना लेंदी था कि फिर टाइम कम पड़ा। तो जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस मुझे लग रहे थे, वो सब मैं देख लेता था और लिख लेता था, लेकिन बाकी फिर चीजें जितना मुझे खुद पता था, वो मैं खुद ही मेरे हिसाब से लिख रहा था। यू नीड टू बी क्विक फ्रॉम द स्टार्ट। 1 hour फॉर वन केस स्टडी, कुछ छूटना नहीं चाहिए पेपर में, ठीक है। सी क्वेश्चन इज आस्क्ड एंड फॉर हाउ मेनी मार्क्स इट इज एंड आंसर अकॉर्डिंगली।
डोंट जस्ट कीप राइटिंग बिकॉज यू हैव फाउंड द आंसर। पहले देखो जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है। 2 मार्क का ही क्वेश्चन हो ना तो फिर जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखो। आपको आंसर बुक में मिल गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिख करो, ऐसा नहीं करना है। आंसर मिला इसलिए सब कुछ लिखना जरूरी नहीं है, जितना रेलेवेंट है उतना ही लिखो क्योंकि मार्क्स उतने हैं, ठीक है। तो मार्क्स देखो कितने का है और वो हिसाब से फिर कॉपी करना स्टार्ट करो। नेक्स्ट, डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द पेपर, यूज 4 आवर्स वाइजली। कई बार ऐसा होता है कि पेपर थोड़ा छोटा है या फिर पेपर इजी है या फिर आपको सब मिल गया है, लेकिन 4 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करो। डोंट बी इन अ हरी कि भाई डीटी बहुत वास्ट है, मुझे डीटी पढ़ना है, जितना जल्दी हो सके उतना लिख के मैं घर पे चले जाऊं, ऐसा मत करना। ओपन बुक एग्जाम है, स्कोरिंग एग्जाम है, तो 4 घंटे अच्छे से यूटिलाइज करना और फिर ये पूरे 4 घंटे यूटिलाइज करने के बाद ही वहां से उठना, ठीक है। तो डोंट बी इन अ हरी टू फिनिश द पेपर बट यू नीड टू बी क्विक व्हाइल राइटिंग, ठीक है। लास्ट, डोंट जस्ट कॉपी एवरीथिंग, टेक रिक्वायर्ड पॉइंट्स, फ्रेम इट वेल, कोरिलेट एज पर व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन एंड देन राइट। ऐसा नहीं है कि जो मिला वो कॉपी कर लो। आपको पता चल गया कि ये रेलेवेंट प्रोविजन है या फिर ये रेलेवेंट एक्ट का लॉ है, उसे समझ लो, फिर उसे अच्छे से फ्रेम करो, उसे क्वेश्चन के साथ कोरिलेट करो, केस स्टडी के साथ कोरिलेट करो और फिर आपके आंसर में लिखो। आप अगर अच्छे से आंसर फ्रेम करके लिखते हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आपको यहाँ पे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। तो ये सारे स्ट्रेटेजीज आपको फॉलो करने। नाउ यू माइट बी थिंकिंग सर आपने 2 इलेक्टिव्स की पढ़ाई की, ये कैसे? तो मैंने ना कैपिटल मार्केट्स के क्लासेस पहले ही कर लिए थे और मुझे ना डीटी के लिए थोड़ा डर था। आई वॉज नॉट कॉन्फिडेंट विद डीटी। मुझे लग रहा था डीटी बहुत वास्ट है, मुझे इतना समझ में नहीं आ रहा है, तो शायद मैं डीटी क्लियर ना कर पाऊं। तो और तभी हमारे डीटी के क्लासेस स्टार्ट हुए और उसमें सबसे पहले इंटरनेशनल टैक्स स्टार्ट हुआ। और इंटरनेशनल टैक्स जो डीटी वाला पार्ट है ना 30 मार्क्स का, वो पूरा कंप्लीट होने के बाद है ना मुझे इंटरनेशनल टैक्स एकदम पसंद आने लगा और उसके सम्स में अच्छे से सॉल्व कर पा रहा था। तो तभी मेरे माइंड में एक थॉट आया कि अगर मैं इंटरनेशनल टैक्स एज एन इलेक्टिव ले लेता हूं, उसकी तैयारी अच्छे से करता हूं, तो डीटी में जो 30 मार्क्स है ना वो तो सिक्योर हो जाएंगे। फिर बाकी के 15-20 मार्क्स तो मैं डीटी के पेपर में से जुगाड़ कर लूंगा और 50 आ गया और मैं डीटी में पास हो जाऊंगा। तो डीटी में पास होने के लिए मैंने सोचा कि मैं इंटरनेशनल टैक्स का इलेक्टिव लेता हूं, लेकिन अभी मैंने क्लासेस सब कर लिए थे। फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स टोल्ड मी कि तूने क्लासेस कर ली है तो क्यों वापस कर रहा है, कैपिटल मार्केट्स इजी है देख ले। अभी आई वाज इन अ डायलेमा, करूं क्या? तो मैं ऑफिस में बैठा था आर्टिकलशिप में और साथ में मेरे फ्रेंड्स थे, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने देखा था ये मैंने क्या किया। मैंने ना चिट्स बनाए, 3 चिट्स में कैपिटल मार्केट्स लिखा, 3 चिट्स में इंटरनेशनल टैक्स लिखा, सामने गणपति जी की मूर्ति रखी और चिट्स निकाले। और 6 में से 5 चिट में 3 इंटरनेशनल टैक्स निकला, 2 कैपिटल मार्केट्स निकला। एंड आई वाज लाइक कि नहीं अब इंटरनेशनल टैक्स लेना है। मैं आपको नहीं कह रहा हूं चिट्स लेके डिसीजन लो, मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपका दिल कुछ कहता है ना तो वो करो। शायद चिट्स में कुछ और निकलता, फिर भी मेरा दिल मुझे कह रहा था कि भाई तू इंटरनेशनल टैक्स ले ले, तू अच्छा स्कोर कर पाएगा, तो मैं इंटरनेशनल टैक्स ऐसे भी लेता। तो मैं ये नहीं कह रहा उसे चिट्स के हिसाब से करो, लेकिन अगर आपका दिल कुछ कहता है तो उसे सुनो और उसे इंप्लीमेंट करो। तो मैंने इंटरनेशनल टैक्स लिया। मैंने दिसंबर में वापस इंटरनेशनल टैक्स के क्लासेस किए जबकि मेरा अटेम्प्ट मई था और फिर मैं इंटरनेशनल टैक्स के लिए अपियर हुआ एंड यू नो द रिजल्ट। मुझे इंटरनेशनल टैक्स में 75 आए और डीटी के पेपर में मुझे 80 मार्क्स आए। पूरे 8 पेपर में जो मेरा हाईएस्ट स्कोर है वो डीटी का है, दैट इज 80। तो ये स्टोरी से मुझे इतना तो पता चल गया कि अगर आप कुछ दिल से सोचते हो और वो करते हो तो भगवान भी आपका साथ देता है। आपको टेंशन नहीं लेना है, खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है। अगर कोई चीज आपको करनी है तो उसे जरूर करो और खुद पर विश्वास रखो और भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि आपका जो फ्यूचर है, आपका जो रिजल्ट है वो ऑलरेडी भगवान ने डिसाइड किया है। आपको तो सिर्फ हार्डवर्क करना है, फिर रिजल्ट उन पर छोड़ दो, वो सब कुछ अच्छा करेंगे। राइट टाइम पे वो सारी चीजें हमें देंगे ही। तो हमें क्या करना है, एक तो खुद पे सेल्फ डाउट नहीं करना है। आपने जो डिसीजन लिए वो करेक्ट है, आपने जितनी पढ़ाई की है वो सफिशिएंट है। किसी और की ज्यादा पढ़ाई से खुद मत डरो, खुद पे सेल्फ डाउट मत करो। आपने जो किया है वो सफिशिएंट है, आपके डिसीजन सफिशिएंट है, आप पेपर अच्छे से लिखने वाले हो, आप हार्डवर्क करते रहो और भगवान पर भरोसा रखो, आपका रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा, ठीक है। तो खुद पर सेल्फ डाउट मत करना। आपकी पढ़ाई अच्छे से हो गई है, अभी सिर्फ जाकर एग्जाम अच्छे से लिखनी है और आप ये अटेम्प्ट में जरूर सीए बनोगे। आप खुद को तो प्राउड करोगे और आपके पेरेंट्स को भी प्राउड करोगे, ठीक है। तो खुश होकर पढ़ाई करना, अच्छे से पढ़ाई करना, मोटिवेटेड होकर पढ़ाई करना, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।